चेहरे पर चमक लिए, माथे पर लाल टोपी, ये कोई एक्टर नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में उभरता हुआ एक चेहरा जो राजनीति में अपनी अलग ही छाप छोड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मॉडल और राजनीति में यूथ आइकॉन जय सिंह राठौड़ की। जय सिंह राठौड़ जिसने बेहद कम समय में लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई। जिन लोगों के साथ खड़े हुए उन लोगों ने इन्हें अपने सिर आंखों पर बिठाया और अब यही चेहरा राजनीति में बड़े बड़े नेताओं का प्रतिद्वंदी हो गया है। लोग इसे अपना कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं जय सिंह राठौड़ से। BMW न्यूज की इस एक्सक्लूसिव बातचीत में आप सुनेंगे जय सिंह राठौड़ को, जिनके राजनीति करने के अलग ही मायने हैं और यही कारण है कि ये लोगों के बीच काफी प्रचलित है। तो आइए शुरू करते हैं जय सिंह राठौड़ से खास मुलाकात। लोकतंत्र के लिए नहीं जाना जाता हमारा देश। हमारा देश अब जो जाना जा रहा है वो परिवार तंत्र के लिए जाना जा रहा है। नेता का बेटा ही नेता बनेगा। मैं हाजीपुर का रहने वाला हूँ। अब हमको मन करेगा कि मैं वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ूँ तो नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो सरकार ने उसको रिजर्व कर दिया है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था थी, लेकिन ऐसी जाति व्यवस्था थी कि एक दूसरे को वो जाति व्यवस्था जोड़ के रखती थी। मनुष्य के जीवन में सबसे लास्ट का जो समय होता है वो मोक्ष। वो कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में फितूर होता है जुदा जुदा, पहले खिलौने, माशुका, रुतबा, फिर खुदा। अभी जुड़ रहे हैं सर जय सिंह राठौड़ जी। जय सिंह राठौड़ को युवा इतना पसंद क्यों करता है? पहले तो अभिषेक जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आप अपने कीमती समय निकाल के अपने BMW न्यूज़ के साथ हमारे पास हमारे छोटे से कार्यालय में आए हैं। इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी छोटी सी आवाज़ जो दबी कुचली आवाज़ है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आप अगर इतनी मशक्क़त करके आप मेरे पास आए, उसका मैं आपको करबद्ध प्रणाम करके आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जी बताइए, अब आप सवाल पूछिए। सर, युवा जय सिंह राठौड़ को क्यों पसंद करते हैं, पहले तो ये बताइए। क्योंकि मैं जब यहाँ आ रहा था लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे कि सरपंच संघ चलाते हैं, वार्ड सदस्य संघ चलाते हैं, वो भी बिहार स्तर पर। तो कैसे आप इतने प्रचलित हुए? देखिए, मैं प्रचलित नहीं हुआ हूँ। मैं तो बड़ा ही सामान्य सा व्यक्ति हूँ और सामान्यों की बात करता हूँ, सबकी बात करता हूँ। और रही बात वार्ड सदस्य संघ की, पंच सरपंच संघ की या रसोईया फ्रंट की, तो मैं जब मैंने ये संगठन को स्टार्ट किया था उस समय मैंने देखा कि हमारे यहाँ लोकसभा है, हमारे यहाँ विधानसभा है, लेकिन मैक्सिमम जहाँ जनता है जो गांव में रहती है, आप समझिए कि 70 से 80% जनता हमारे गांव में रहती है। बिहार के 70 से 80% जनता गांव में रहती है और बिहार में लगभग 1,14,667 वार्ड है। ठीक है, तो उतने वार्ड सदस्य हैं, 8,400 पंचायत हैं, तो उतने हमारे सरपंच हैं और 1,17,000 लगभग हमारे पंच हैं और लगभग पूरे बिहार में 2 लाख रसोइयाँ हैं। तो इन सब की अपनी अलग अलग परेशानी है। जैसे कि आप वार्ड सदस्य की परेशानी समझेंगे तो सरकार चाहती है कि एक जो जनप्रतिनिधि है, चूँकि वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधि है, चुनाव जीत के आते हैं, एक जनप्रतिनिधि अपना 24 घंटा सामाजिक कार्यों में दे, सरकार के कार्यों में दे। तो 24 घंटा अगर किसी का आप मांगते हैं और कोई व्यक्ति शौक से आता है सेवा करने के लिए, तो सरकार का भी इतना फ़र्ज़ बनता है कि उनको मानदेय के रूप में कम से कम एक ऐसा मानदेय तो दे जिससे वो खुश रह सके। अब 500 रुपया मानदेय दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? वहीं पे आप देखेंगे तो जो विधायक हैं, जो MP हैं या MLC हैं, उनका मानदेय देखिए कितना ज़्यादा है। तो आपका जो सबसे ज़्यादा सेवा कर रहा है उनकी कोई फिक्र नहीं है आपको। अब आप आइए रसोइयों को जो मिड डे मील बनाती हैं। शुरू में तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, लेकिन अभी जो स्थिति है, अब आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि आज के समय में भी लोगों का वेतन कितना होना चाहिए? उनका 1650 रुपये वेतन है और 1650 रुपये में महिला सब 500 लोगों का खाना बनाती है। ये तो बहुत कम है और 1650 रुपये में जीवन जीना बहुत ये इसके लिए मैं लगातार निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। हमेशा हम लोग लगातार धरना भी देते हैं,
लेकिन यहाँ पे किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगती है। और तो समझिए कि मजबूरी ऐसी है वहाँ की लोगों की, किसी का पति नहीं है, किसी का कोई बच्चा नहीं है, तो उनको कोई देखने वाले नहीं है, वो लोग बेचारी लोग मजबूरी में जो है काम करने को मजबूर हैं। और तो और समझिए कि सरकार की एक और पॉलिसी अभी आई है कि उनसे भी काम छीन कर लोग एनजीओ को दे दे रहे हैं। अब देख ही रहे हैं कि बिहार में किस प्रकार एनजीओ चल रहा है यहाँ पे, तो लोग उनसे भी काम छीन कर उनको दे रहे हैं। मतलब 1650 रुपये भी देने के लिए लोग नहीं चाह रहे हैं। तो शोषण कौन कर रहा है? शोषण सरकार कर रही है। और आपने एक सवाल पूछा कि पूरे बिहार में क्या पूरे देश में परिवारवाद हावी है। मैं कहता हूं कि ये उतना ही बड़ा सत्य है। हमारा देश जो लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, ये उतना बड़ा सत्य नहीं है। लोकतंत्र के लिए नहीं जाना जाता हमारा देश। हमारा देश अब जो जाना जा रहा है वो परिवार तंत्र के लिए जाना जा रहा है। नेता का बेटा ही नेता बनेगा। नेता वो नहीं बनेगा जो योग्य होगा, नेता का बेटा ही नेता बनेगा। या जो अब देखिएगा कि बिहार मतलब पूरे देश को ऐसे 100 परिवार होंगे, राजनीतिक परिवार, 100 राजनीतिक परिवार ही पूरे देश को चला रहे हैं। और रही बात आगे की पॉलिटिक्स की, तो अभी एक बात बताइए, ये देश एक है, भारत देश। भारत देश में संविधान एक, संविधान का अर्थ आपको पता ही होगा, संविधान यानी कि जो विधान सबके लिए समान हो। तो संविधान, अब उस संविधान में देखिए कि 1950 में आरक्षण मिला, आरक्षण शब्द, ठीक है, ये शब्द से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आरक्षण मिला एससी के वर्ग के लोगों को, SC ST के वर्ग के लोगों को, तो आरक्षण मिला। आरक्षण के साथ साथ उनको राजनीतिक आरक्षण भी मिला। तो ये जो व्यवस्था है ये सीमित है और विगत 70 वर्षों से सीमित है। मतलब मैं हाजीपुर का रहने वाला हूँ, अब हमको मन करेगा कि मैं वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ूँ तो नहीं लड़ सकता, मेरा वहाँ घर है। अब मैं अपने घर में ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ कि बाहर जाके सेवा कर सकता हूँ, ये बताइए। मैं अपने घर में सेवा कर सकता हूँ ना, स्वाभाविक है, लेकिन मैं घर में सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वो सरकार ने उसको रिजर्व कर दिया है। अब ये बताइए कि जिसकी जनसंख्या वहाँ पे लगभग 2 लाख से ज़्यादा राजपूत जाति है, 1.5 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण है, 1 लाख से ज़्यादा भूमियार है, ठीक है, और लगभग अब मतलब 80% से ज़्यादा पिछड़ा, अति पिछड़ा लोग हैं वहाँ पे। तो क्या उनके राजनीतिक अधिकारों का हत्या नहीं हो रहा है? और क्या मुझे ये बताइए, अगर उनमें से किन्हीं को मन करेगा, मैं तो कहता हूं कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी जो राघोपुर विधानसभा में हैं वहां से, तो उनको अगर मन करेगा कि हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ सके तो नहीं लड़ पाएंगे। सर, परिवारवाद की बात जय जी हम बात कर रहे हैं, तो परिवारवाद में एक युवा, चूंकि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें युवा वर्ग नहीं है, लेकिन अभी देखा जाए तो किसी भी पार्टी में युवा चेहरा के नाम पे सभी पीछे ही दिखते हैं, कोई आगे दिखता ही नहीं। सिर्फ तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, इधर चिराग जी दिखते हैं और कोई दिखता ही नहीं है। जो आपका जो रूट लेवल का जो बंदा कार्यकर्ता होता है उसमें कहीं सिर्फ वहां तक लोग दिखते हैं, ऊपर में कोई नहीं दिखता। ऐसा क्यों है? और क्या ये युवा जो है, इस कारण से जो युवा अपने आप को थोड़ा पीछे महसूस कर रहा है? देखिए, ये जो युवा शक्ति है, युवाओं के अंदर वो शक्ति है कि वो युग बदल सकते हैं। आप देखेंगे जो बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़े बड़े चीज़ें हुए हैं, सब में युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और युवाओं में बहुत आग है और इसको लेके रोष भी है। लेकिन हमारे युवा मात कहाँ खा जाता है? हमारा युवा मात खा जाता है, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, ठीक है, मैं चूँकि बात करेंगे तो बहुत लंबी बातें होंगी। हमारे यहाँ व्यवस्था है धर्म अर्थ काम मोक्ष की। चूँकि मैं हिंदू हूँ, हिंदू पद्धति को समझता हूँ। हमारे यहाँ अगर कोई 10वीं का छात्र है और गीता उठा के पढ़ने लगे तो पिताजी देंगे 4 डंडा, बोले गीता उता क्या पढ़ता है, पढ़ाई कर ले दूसरा, नहीं तो तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। किसी ने गलती से रामचरितमानस छू लिया तो उसको पिटाई लग जाएगी, बोले पहले दूसरा पढ़ाई कर लो। क्योंकि हमारे फॉर्मूला बना हुआ है धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले धर्म तुम्हारा क्या है, मैकेले का जो लॉर्ड मैकेले ने जो पढ़ाई बना दी व्यवस्था, उसको पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। अर्थ जब पढ़ लिया तो अभी आप अर्थ यानी कि आप नौकरी कर लीजिए, कहीं कमाना चालू कर दो, ठीक है, आप कमाना चालू कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही कमाना आपने चालू कर दिया तो फिर आप आइए काम। काम जो शब्द है उसको भोग भी कह सकते हैं। भोग मतलब समझिए कि आप भोग विलासिता, घर मतलब चाहिए। अब देखिए कि भाई पढ़ के IAS बन गए तो भोग रहे हैं,
पैसा बहुत कमा रहे हैं, यूएस में भोग रहे हैं तो यहाँ भोग रहे हैं, ठीक है, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, तो उसको भोग रहे हैं। और समझिए कि उसी में अगर थोड़ी सी गलती हुई, बीमारियाँ उमारियाँ हुई, जो मोक्ष की जो मैं बात करूँ तो बीमारियाँ हुए तो बहुत गलत किया, अब ला भोगा। देखिए एक भोग दो शब्द, एक ही शब्द के दो मायने, अब ला भोगा तो। और मोक्ष जो है मनुष्य के जीवन में सबसे लास्ट का जो समय होता है वो मोक्ष। वो कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में फितूर होता है जुदा जुदा, पहले खिलौने, माशुका, रुतबा, फिर खुदा। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारे युवा हैं वो राजनीति पे भी ध्यान दें, क्योंकि राजनीति में जब तक वो प्रखर होकर नहीं आएंगे तब तक उनकी कोई दशा नहीं बदलने वाला है। वो लाख कुछ कर लें, IAS IPS कुछ भी बन जाए, उनके भाग्य का फैसला विधानसभा में होगा, लोकसभा में होगा, राज्यसभा में होगा। उनके फैसला उनके ऑफिस के रूम में नहीं होगा, ये जान लें। आपको लगता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अगर वो युवाओं को बढ़ावा देंगी तो जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उसमें भी बदलाव आएंगे? नहीं, मुझे लगता है वो दे भी रही है। राजनीतिक पार्टियां, कई लोग हैं जो योग्य लोग हैं, उनको राजनीति में मौका मिल भी रहा है, लेकिन कई बिहार की राजनीति में देखने को तो नहीं मिलता। बिहार की राजनीति पूरी तरह बोला ना मैंने कि जातिगत व्यवस्था पे सीमित हो चुकी है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था थी, लेकिन ऐसी जाति व्यवस्था थी कि एक दूसरे को वो जाति व्यवस्था जोड़ के रखती थी। अब देखिएगा किसी के यहाँ शादी होता था तो अगर धोती पहनाया जाता था तो धोती कौन लाता था? धोबी लाता था, ठीक है। हमारे हौर पालो होता था ना, हौर पालो में जो लोहा लगता था वो कौन लाता था? लोहार लाता था, ठीक है। जाल होता था, जाल में जो लोहा रहता था ना, मलाही का जाल जो, तो उसमें जो वो मल्लाह जाति से लोग लाके देते थे। उसके बाद फूल को लाके देता था, वो माली लाके देता था। उसके बाद हम सूप समझते हैं, सूप, दौरी, ये सब कौन लाके देता था? डोम जाति के लोग थे, वो लाके देते थे। हजाम जब तक वो नाखून काटे नहीं, पॉलिश नहीं करे, नहीं समझे, तब तक वो शुद्धि नहीं होती थी। तो एक सबसे मिलके मतलब समझिए कितने हम लोग जुड़े हुए थे एक दूसरे के लिए। हम लोग जब छोटे थे तो ये भी चीज़ हम लोग देखते थे कि भाई खेत में इनके लिए एक अलग अनाज है, इनके लिए अलग अनाज है, और सब के लिए प्रॉपर व्यवस्था बनी हुई थी कि इनको इतना खाना देना है, इनको ये देना है, ये देना है। तो ये पहले व्यवस्था बनी हुई थी, लेकिन सबको आज एक दूसरे से अलग कर दिया गया। सबको ये कह दिया गया कि तुम बेरोजगार हो। भैया कौन कह दिया कि आप बेरोजगार हो? जो लकड़ी का काम करते थे, आज के डेट में देखिए कि उनका मतलब जगह इंटीरियर डिज़ाइनर ने ले लिया। आज भी वो लकड़ी का काम कर रहे हैं, लेकिन जगह कौन ले लिया? इंटीरियर डिज़ाइनर, ठीक है। जो लेदर का काम कर रहे थे उनका कोई शू डिज़ाइनर ले लिया काम, समझ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि उसी के अंदर इनोवेशन करके अगर आप ही काम कर रहे होते और आप ही सब चीज़ कर रहे होते तो आज हमारा देश थोड़ी पीछे रहता। बस सिर्फ और सिर्फ इसलिए पीछे है कि यहाँ पे लोग जाति व्यवस्था के ऊपर ज़्यादा काम किए, ना कि अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के ऊपर ज़्यादा काम करते, तो बिहार आज के डेट में भी देश का नंबर 1 जगह रहता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से सामाजिक व्यवस्था से अब युवा को हटाया जा रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी जाति से आते हैं, युवाओं को जाति में जोड़कर उनको अलग किया जा रहा है। जबकि ये सच्चाई है कि जिस समय हम पुराने के समय में सब जातियां एक दूसरे से इंटरकनेक्ट थी, कोई ना कुछ एक दूसरे को सपोर्ट करती थी, और यही वजह थी कि भारत विश्व में नंबर 1 स्थान पर था। और आज की डेट में युवा को जाति आधार पर जिस तरह से तोड़कर राजनीति चमकाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं अपने पूरे समाज के लिए जहर बनता जा रहा है। मैं कैमरा जर्नलिस्ट सुशील के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़, पटना। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।